हेलो बच्चों, आज अपना एसएचएम का लेक्चर नंबर 4 है। और लास्ट क्लास में आपको मैंने रोटेशनल एसएचएम मतलब एसएचएम इन रोलिंग मोशन ये समझाया हुआ था। तो आज उसके भी कुछ केसेस डील करेंगे, एनर्जी के भी कुछ केसेस और डील करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले आसान टॉपिक से शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की जो फर्स्ट हेडिंग है वो आप लोग लिख लीजिएगा, एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी एनालिसिस in case of simple harmonic motion. Energy analysis in case of simple harmonic motion. Energy analysis in case of simple harmonic motion. ठीक है, हेडिंग नहीं आ रहा। हेडिंग नहीं आ रही, थोड़ा और नीचे कर दें। नहीं आ रहा, हाथ से करना पड़ेगा। यहाँ से ठीक है, यानी ये बाउंड्री अपनी अपर वाली भी हो गई। ठीक है, एनर्जी एनालिसिस ऑफ एसएचएम, राइट। एनर्जी एनालिसिस ऑफ एसएचएम। चलिए एक काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पकड़ते हैं अगर हम लोग, देखिए कंडीशन में आपको समझाता हूं। इधर मान लीजिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, आपको मैंने सिखाया हुआ पूरा एनर्जी वाला लास्ट क्लास में बताया हुआ था। तो मान लीजिए हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, यहाँ पे ब्लॉक का मास आप मान लीजिएगा m है। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे लाया, मतलब इसको मैंने एलोंगेट किया स्प्रिंग को और छोड़ दिया। ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, राइट। अब ऑसिलेट करेगा तो देखिए दो बातें साथ साथ चल रही होंगी, पता है क्या है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल और कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक। एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी, अगर ये ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज कांस्टेंट। क्यों भाई, अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है देन वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं आइडियल सिस्टम लूंगा और मैं बोलूंगा हियर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अब जरा समझिएगा बात को, ये मान लीजिए एम्पलीट्यूड की लोकेशन थी यहाँ पे कहीं पर, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज प्लस ए, और यहाँ अंदर मैंने मार्क आउट किया दिस इज माइनस ए लोकेशन। मेरी बात समझ गए? हालांकि इतना बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं होता, लेकिन छोटा छोटा बनाएंगे तो फिर इंटरमीडिएट स्टेट में आपको कैसे दिखा पाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? तो चलिए ये हो गया एम्पलीट्यूड लोकेशन। अच्छा बताओ मुझे, एम्पलीट्यूड पे व्हाट इज द कंडीशन ऑन वेलोसिटी, कितना होता था? 0 होता था ना? क्या यहाँ भी 0 होगा? अच्छा, टोटल अगर मैं बात करता हूँ, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, दो तरह की एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी। कौन कौन सी कर रही होगी जरा बताना। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, अगर एट ए जनरल प्लेस में बात करता हूँ, मान लीजिए मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे ट्रीट करता हूँ कि भाई ये लौट रहा था या आगे जा रहा था, व्हाटएवर कहीं मान लो आप, तो मान लीजिए चलिए जब ये आगे की तरफ जा रहा था तो इसकी स्पीड क्या है, v है। मेरी बात समझ में आई? इसकी स्पीड v है। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इस एरो को पलटता हूँ, अभी मैं आपको वजह बताऊंगा ऐसा क्यों किया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्लॉक एम्पलीट्यूड से लौट रहा है, मीन लोकेशन से क्रॉस करेगा तो मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस करेगा। मेरी बात समझ में आई? आप मेरे को बताना, यहाँ पे क्या v मैक्स लिखते थे इज इक्वल टू ए ओमेगा, क्या यहाँ पे v मैक्स लिखते थे? ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा कहानी को समझिएगा आगे। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दो पार्ट में या दो चीजों का समेशन होगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलिए, और हमेशा हमेशा ये समेशन फिक्स होगा। वजह है उसकी, हमेशा ये समेशन फिक्स होगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि टोटल एनर्जी भैया कंजर्व होती है। क्या बात समझ में आई? टोटल एनर्जी कैसी होती है? कंजर्व होती है।
क्लियर है बात पक्के से? अच्छी बात, चलो ठीक है। SP सिंह सर के यहाँ से जो बच्चे हैं जरा सा रुक के जाइएगा, मैं कुछ बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? नहीं तुम लोग नहीं, बड़े वाले समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, अगर आप किसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं पता लगा पूरी क्लास खराब चली तुम लोगों ने, अरे यार ऐसा क्या हो गया सर, हमसे बात करेंगे, समझ गए ना? कूल रहो, पढ़ाई करो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या हो गया? हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो गया जरा बताना? अगर मान लो ये वाला प्लेस में बोलता हूं कि टोटल एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू x, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ kx²। ठीक है भाई, ये हो गया हाफ ऑफ mv², दिस इज हाफ ऑफ kx²। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा अब एक बात मेरे को बताओ, ये तो साउंड कहाँ से आ रही है? किरकिर का कौन है? कौन कर रहा है पैर? देखो शांत हो जाओ, बता रहे हैं, गुस्सा आ गया तो बहुत मारते हैं। सुन लो सर, मना कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से सीख लो, समझ, क्योंकि देखो मेरी एक आदत है, अब वो आदत मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आवाज आ रही है, अब हम ऐसे झुक के तो देखेंगे नहीं कौन कर रहा है, इतना तो समझ में आ जाता है कि कहाँ से आ रही है, तो जिधर से आ रही होगी ना उधर के सब मारे जाए, ये याद रखना। अब मेरा भी जानते नहीं हो, मेरे को पढ़ा रहा हूँ पूरे डिसिप्लिन में ना, तो पूरे डिसिप्लिन में पढ़ो। हाँ भाई, तो दिस इज मेरा टेरर, दिस इज हाफ mv² प्लस हाफ kx²। ठीक है, नहीं मॉल ज्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मजाक मत लेना इस बार, मॉल हल्का किया मैंने खाली। हाँ भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ kx²। मैंने कहा ये समेशन टोटल में फिक्स होगा, बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई ना? हमेशा फिक्स होगी। तो एक काम किया जाए, मतलब मैं हालांकि थोड़ा छोटा ही बना पाऊंगा, ग्राफ में बड़ा नहीं दिखा पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। जरा नीचे तक का बताना कितना जोन आ रहा है इस वाली लाइन के हिसाब से, ये फिर बस वही जोन है, दिस वन। कोई नहीं, इसने इतनी हेल्प कर दी, क्या कम है? आज इतने में काम होगा। हाँ भाई, मैं देखो क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ डिजाइन करता हूँ जो कि हमारा होगा एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के लिए, तो आप मेरे को बताइए, अगर ये x लिखता हूँ इधर मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, ये तो आएगी नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ टोटल एनर्जी E। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है? आपको नहीं लगता कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है? तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो क्या होगी भाई? ये रहा, क्या बात समझ में आई? दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, और अभी मैं क्या बोलूं, इसको मैं E नॉट बोल दूं, तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एंड दिस इज इक्वल टू E नॉट। क्या बात क्लियर है पक्के से? अच्छा, अब इसके अंदर घुस जाते हैं हम लोग, ठीक है? कैसे? हाफ mv² और हाफ kx²। पहले इस पर आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, अगर हमसे किसी जीवित प्राणी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भाई, ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे पता है? ई थोड़ी ना बोलेंगे। आप चेक करो यहाँ पे, पता है क्या चेक करोगे? आप एम्पलीट्यूड पर जरा चेक करना, एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 है, तो एट एम्पलीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो जो भी एनर्जी होगी टोटल एनर्जी वो स्प्रिंग फॉर्म में होगी या नहीं? तो एट एम्पलीट्यूड मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो हाफ ka² होगी। अरे हाफ kx², तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास में एम्पलीट्यूड वाली, तो क्या बन गया ये? हाफ ka²। पक्की बात है? अच्छा एक मिनट, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा,
हाँ नहीं, अभी मेरा ध्यान गया एक्चुअली इस बात पे। तो E इज इक्वल टू हाफ के ए, थोड़ा बड़ा तो है। हाँ वही चीज है। अभी एहसास हुआ कि बड़ा पास में है ये। ठीक, तो ये हो गया आपका हाफ के, भैया आज जैसा है बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। हाफ के ए स्क्वायर, ये पहली एनर्जी हो गई हमारी। ये कब का था? जब बॉडी इज एट एम्पलीट्यूड लोकेशन, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। बात क्लियर? चलिए दूसरा हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 मींस व्हेन द बॉडी इज एट इट्स मेन लोकेशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। आप बताइए टोटल एनर्जी, जो भी टोटल एनर्जी का फॉर्म होगा वो केवल काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्म मिलेगा आपको, राइट। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी B की वैल्यू क्या होती? मैंने लिख दिया था इसीलिए पहले कि जब मेन लोकेशन से क्रॉस करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से पास करेगा, a ओमेगा उसकी वेलोसिटी होती है, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? भाई टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन तो फिक्स है ना, तो क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? और देखो यहीं से तुमको एक बात और समझ में आएगी, पता है क्या समझ में आएगी? यहाँ से समझ में आएगी कि अगर हम लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर शहीद हुआ, हाफ से हाफ, ठीक है। क्या बचा? के की वैल्यू देखो ध्यान से, क्या आती है? एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की वैल्यू आ जाती है के बाय एम का रूट। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, निकाल चुके हो आप, याद करो, निकाला है ना। तो एक ये भी तरीका होता है ओमेगा तक पहुंचने के लिए, कभी भूल जाना तो यहां से निकाल सकते हो। बात मेरी समझ में आई? खैर, अब यहाँ की जरा कहानी समझना भाई, यहाँ की कहानी समझिएगा। एक काम करो यार, मुझे थोड़ा सा भी ये वाला जोन इरेज करना पड़ सकता है, आप नोट कर लीजिए पहले, आप नोट कर लीजिए। सेम आ रहा है, मेरे में भी उतना ही कवरेज है, तुम दिल छोटा मत करना। जल्दी लिखिएगा बेटा। किसी को जेई एडवांस लेवल तक का एसएचएम चाहिए तो कृपया क्लास के बाद मेरे से संपर्क कर लें। एसएचएम तो यही है, क्वेश्चंस की बात कर। क्योंकि देखिए इन्हीं सब केसेस से बनेंगे, बात समझो। तो पढ़ा तो पूरा ही रहा हूं तुमको, मैं कोताही बिल्कुल नहीं करूँ, बस सवालों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेंस लेवल, नीट या जेई एडवांस, क्वेश्चंस में थोड़ा अंतर होता है। हो गया? अरे इतना हो गया? अच्छा चलो, मैं इसको इरेज कर दूं, इसका तो कोई काम नहीं, ठीक। अब अलग अलग एनर्जी वाइज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या लिखते थे? पहला लिखते थे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यहीं पे जो हम लोगों ने v लिखा था ए ओमेगा
cos ओमेगा टी। तो अगर मैं बात समझिएगा जरा, अगर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा। मैं लिखूंगा हाफ एम, बेटा वी स्क्वायर की जगह आपको लगता है मैं ये डालना चाहिए, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो पक्की बात। आपको ये लगता है कि हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लें, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है। क्या ये एम्पलीट्यूड होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड मतलब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। और अभी अभी आपने देखा कि एट x इज इक्वल टू 0 द मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनट इसको मैं कर देता हूं, इज इक्वल टू, एक मिनट अब चेंज करता हूं, इंक चेंज करनी पड़ेगी। ये चला जाएगा आपका k मैक्स, बोलो ये चला जाएगा आपका k मैक्स, और ये क्या चला जाएगा, u मैक्स। बोलिए होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से भी तुमको बेटा समझ में आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, व्हेन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली फंक्शन इसलिए आपको दिया बिकॉज़ अभी ग्राफ बनाना है, ग्राफ पूरा थोड़ी ना बनाएगा, वो अधूरा है। ये तो मैंने केवल आपको टोटल एनर्जी दी हुई है ना, अभी बाकी फंक्शन भी आएंगे। और देखो अब अगर चर्चा करते हैं हम लोग किसकी, काइनेटिक हो गया, अभी चर्चा करो आप पोटेंशियल एनर्जी की। क्या लिखते हो भाई साहब, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या के ए स्क्वायर को बाहर कर लूं पक्के से, तो मैंने लिखा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, स्क्वायर करोगे, पहले स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, है ना भाई। लिख दूं क्या यहाँ पे, एक सेकंड इधर भी लिखता हूँ, के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई होप अब ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो दिस इज हाफ के की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया। नाउ व्हाट अबाउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहचानो u मैक्सिमम k मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, दिख रहा है आपको, u मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या k मैक्सिमम के बराबर आ रहा है। अब याद करिए तभी तो दोनों को बराबर किया था। maximum value of potential energy is equal to maximum value of kinetic energy, which is also is equal to the total energy of oscillation। क्या बात आई समझ में पक्के से। अच्छा अब जरा इसके फंक्शंस पे आप ध्यान दें, cos स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। कॉस का अरे ऐड वैड नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे भी तुम ऐड नहीं करोगे ना, ये तो टोटल देखिए ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी मैक्स आ रहा है कि टोटल एनर्जी के बराबर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी मैक्स आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी टोटल एनर्जी को ही तो दिखाएगा ना। ऐड मत करना, गलती मत करना। जनरल वैल्यूज के लिए ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम थोड़े ना ऐड होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं, जब मुझे ग्राफ डिजाइन करना, अभी एक ग्राफ बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा साइन का ग्राफ पता है आपको क्या होता है, आई होप सबको मालूम होगा, पता है दीदी, नहीं, वेरी गुड। क्या और हाँ देखो साइन वाला जो ग्राफ होता है, अगर आप इधर x लगा देते हो कुछ ऐसे जाता है, लेकिन किसी प्राणी ने, किसी जीवित प्राणी ने साइन के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया, अब बताओ किसी के स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, पलट के ऊपर बन जाएगा घूम के, ठीक है। तो ये ग्राफ को आप ऊपर 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 चलाते रहोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का, समझ गए बेटा। अब सुनो मेरी बात, ये चला, देखना बेटा ध्यान से, ये गया ऐसे ऐसे, समझ गए,
समझ गए? केवल इतना काम का है हमारे, बाकी तो रिपीटिंग है। केवल इतना काम का है, बाकी तो रिपीटिंग है भाई, समझ गए? तो एक बना लो कल। और तुमको बताओ, ओरिजिन कहाँ अगर चूज करो, मतलब अगर फील गुड वाली फीलिंग लाते हो, जैसे सरकारी कामों से लोग खुश हो जाते हैं, अरे भाई रोड बड़ी अच्छी बन गई, तो फील गुड की फीलिंग आती है उनके अंदर, है ना? तो आप ये एनर्जी को देखते रहना। यहां बना सकते हो और ये हो जाएगी ई टोटल या ई नॉट, कर सकते हो। और देखो, एक बाउंड्री यहां, एक बाउंड्री यहां, सही है? ये आएगा -a, ये आएगा +a। देखा जिंदगी में नीले रंग की कितनी अहमियत होती है, देखा कि नहीं देखा? फिर है हरा नहीं, अब लाल की अहमियत दिखाऊंगा तुमको, समझ गए? अब लाल की अहमियत दिखाऊंगा। हरा पेनी नहीं बे, कहाँ से आए तो? अब हरे की अहमियत तुमको पता लगेगी। हरा रंग बहुत कीमती होता है, पता है? नहीं पता तुमको? राजपूत भाई तुम जानते हो? नहीं, कोई बात नहीं। अबे इतना सीरियसली क्यों लेते हो? कलर कलर होता है, बस लाल की अहमियत ज्यादा होती है। हाँ भाई, अब एक बन गया, एक बन गया। चलो आगे की कथा पढ़ते हैं भाई। अब किसका बनाना है हमको? कॉस वाला। दीदी कॉस वाला ग्राफ जानती है? नीचे से मतलब कैसे, जमीन में बैठते हैं? हाँ, ऐसे नहीं, कॉस का होता है ये वाला, ऊपर जहां ये मैक्सिमम वहां ये जीरो, जहां ये जीरो वहां ये थोड़ा सा गड़बड़ाया ऐसे, वहां ये मैक्सिमम, समझ गए? ऐसे करता है, ठीक है बेटा? तो ये बनाओगे, देखिए हरे रंग का महत्व आया समझ में? देखो हम क्या कर गए, बोलो सही कर गए? क्या कर गए है? कॉस स्क्वायर बनाओगे जब, कॉस का, देखो ये वाला तो जाएगा कॉस, बड़ा यार मैचिंग बड़ी गड़बड़ होती है, ये जाएगा कॉस, ठीक है? और जब आप पहले, एक सेकंड में पहले एक काम कर दूं भाई साहब, पहले मैं एक काम कर दूं, ये जो काला वाला है ना, ये है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? पहले समझ। एट एम्पलीट्यूड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, एट एम्पलीट्यूड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, एट origin means at the mean location the value of kinetic energy is maximum and which is equal to the value of total energy of oscillation. ये हरा वाला कर्व इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? ये सुनते जाना। At mean location there is no deformation of spring, that is the spring potential energy is 0 when the body passes from mean location, right? And when the body is at its amplitude location, the elongation or the compression of the spring is maximum and due to this it sustains maximum potential energy. बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? क्लियर है बात? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम्पलीट्यूड लोकेशन पे मैक्सिमम होगी, मीन लोकेशन पे एम्पलीट्यूड मतलब मीन लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। समझ गए? जरा ग्रीन कलर देखना, पकड़ रहा है ना? आ रहा है, तब ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये वाला कर्व किसको सपोर्ट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात?
बना लीजिए पहले। तो यहाँ मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज cos x। इसके बारे में बोलना पड़ेगा, इसमें कूलिंग नहीं है। और एक सवाल मुझे करके दिखाएंगे आप लोग। ये ग्राफ बनाए नीचे। मर्जी को बनाओ, तुम लोग को तो पता ही होगा यार साइन कॉस के क्या करोगे बना के, वो बना उसी को। जिसको पता है साइन कॉस वो ये ना बनाओ, कोई नीड थोड़ी ना है आपको। जितना काम करो उतना लिखो, जबरदस्ती क्या करोगे। कुछ लोग इतने वीआईपी होते हैं, जैसे कल मुझे वो आर्टिकल पढ़ाना था रोटेशनल एसएचएम, मैंने फोन करके कॉल किया, खैर वो पढ़ने तो आ गए और आज वो फिर गायब हो गए, जबकि मैंने स्पेशली फोन किया था उनको कि बेटा आना जरूर। लेकिन उनको शायद ये समझ में आया होगा कि रोटेशनल एसएचएम उतने में खत्म हो जाता है, दिक्कत ये है, तो शायद इसलिए गायब हो गए आज। रोज हम थोड़े फोन करेंगे किसी को। हो गया? हाँ, एक मुझे सवाल आप सॉल्व करके दीजिए कि कौन सी x की वैल्यू पर, देखो ना, और ये जो भी रिजल्ट आए उसको याद कर लीजिएगा। कोई एक x ऐसा आ रहा है ना जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो रही है, दिख रहा है, कट रहा है ना ग्राफ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हुई है ना, तो आप x सॉल्व करके दीजिए। किस x पे द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चलो करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x फॉर विच द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब रटा हुआ रिजल्ट होता है, कितना आता है? प्लस माइनस a बाय रूट 2। तुम क्या बोल रहे हैं? तो बहुत बड़ा आंसर कुछ बोल रहे हैं। नहीं बे, प्लस माइनस a बाय रूट 2 आता है, ठीक है। दिस इज प्लस माइनस a बाय रूट 2। याद कर लीजिएगा इस रिजल्ट को, बहुत काम का है। वही तुम बता रहे क्या बोल रहे हो। This is minus a by root 2 and this is plus a by root 2। ये रिजल्ट होता है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल होता है, इसमें सीधा ऑब्जेक्टिव धर सकता है आपके सामने कि कौन से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बात? तो वो वैल्यू होती है प्लस माइनस a बाय रूट 2। हो गई कहानी इतनी। एक आर्टिकल और लिखिएगा, फिजिकल पेंडुलम। भाई साहब धुआंधार चीज होती है, बताए दे रहा हूं। फिजिकल पेंडुलम के पहले मैं तुमको रोटेशनल एसएचएम का कुछ आइडिया दूंगा,
मतलब है कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हैवी चीज है, जनरल आइडिया। सुनो, जैसे जब हमारा लीनियर एसएचएम का केस होता है, लीनियर एसएचएम के केस में हम लोग एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो जब एंगुलर एसएचएम होता है, एंगुलर एसएचएम मतलब ये कोई रॉड है ऐसे हिल रही है, तो दिस इज द केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। इसमें हम लोग टॉर्क एनालिसिस करते हैं, जैसे जनरल एसएचएम में फोर्स एनालिसिस होता है, यहाँ कौन सा एनालिसिस होता है भाई, टॉर्क एनालिसिस होता है, राइट। तो इसमें हम लोग टॉर्क एनालिसिस करते हैं पहली बार। दूसरा, इन केस ऑफ रोटेशनल एसएचएम, इन केस ऑफ रोटेशनल एसएचएम हमारी जो कंडीशन होती है, कंडीशन इज क्या क्या निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा निकालते हो, ठीक है। एक ये निकालोगे, समझना, मतलब ये स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप ऐसे नहीं लिखूंगा, मोजा नहीं आया, मोजा नहीं आया, मोजा। स्टेप 1 आप पहले निकालोगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाला रिलेशनशिप, फिर आप स्टेप 2 निकालोगे अल्फा डायरेक्टली, और अब देखो ये एक साथ हो जाएगा ना, इसको थोड़ा वड़ा कर लो, वड़ा, इसीलिए मैं बीटा बोलता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होता था, लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है कहानी, ठीक है। अब सुनो कहानी इसकी भी और आगे। तो कुल मिला के 2 पे चर्चा होती है, और फिर फाइनली आप लिखते हो स्टेप 3 में ओमेगा की वैल्यू ढूंढ लोगे भाई। स्टेप 3 तो ऐसे लिख सकते हो, ये तो जो भी कांस्टेंट होगा तुम्हारी इक्वेशन में, क्या वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा? तुम्हारी इस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट निकलेगा उसको इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाय ओमेगा। आफ्टर दैट टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाय ओमेगा। समझ गए बात को? तो ये कुल मिला के हमको देखो बेटा 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अभी फिजिकल पेंडुलम मैंने आपको एक हेडिंग डाला, सबसे पहले मेरे को बताओगे व्हाट इज फिजिकल पेंडुलम। आप एक रस्सी से, मासलेस थ्रेड से आप एक डिस्क बांध दीजिए, बॉल लटका दीजिए, कुल मिला के डायमेंशनल बॉडी। एक होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, रस्सी से एक छोटी गोली आप बांध देते हैं। छोटी गोली मतलब बॉब कहते हैं जिसको, जिसका रेडियस आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिसका मास m होता है। समझ गए? फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है, रस्सी से आपने एक बॉल को लटका दिया, रस्सी से आपने एक डिस्क को लटका दिया। समझ गए बात को? ये बनता है जो सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल पेंडुलम सिस्टम। ये आपने नोट कर लिया। मैं इसको अभी इरेज करता हूँ और फिजिकल पेंडुलम के केस पर आता हूँ। विशाल जी टाइम कितना बाकी है अभी हमारे पास? है अभी तो भाई PHYSICAL पेंडुलम, ठीक है? क्या हो
है भाई? कॉल आ रहा है। तो मेरे काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस ठीक है। नहीं, फ्लाइट मोड ना लगाओ, ऐसा ना हो वो नाराज होगा तो कैसे मनाएंगे। तो वो का मतलब पापा मम्मी है, अननोन नंबर का उनका है। वैसे पापा करेंगे तो बेटा अननोन नंबर से तो नहीं करेंगे, है कि पापा नंबर बदल बदल के तुमको फोन करेंगे। सही है गुरु, सही जा रहा है, समझ गए, पापा ही है, कोई पापी तो नहीं है। वाह भैया वाह। हम तो अच्छा इसी में खुश हो लेते कि हमको लड़के फोन करते हैं। मतलब मेरे स्टूडेंट्स, आप पता नहीं क्या समझते हैं। कंपनी का ना फोन देना, क्योंकि एक दो बार आता है उसको बाढ़ कर देते। हाँ तभी बाढ़ कर देते। कहाँ आईटी कार्य फंस गया, कहाँ कीड़े कुछ दूसरे ही हैं। चलिए अब सीरियस हो क्या हो, इधर हो गया हंसी मजाक। तो ये हो गया एल लेंथ की थ्रेड। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रेड है, बात समझिएगा। ये इसके बाउंड्री से लेके यहाँ तक थ्रेड है और इसका रेडियस है स्मॉल है, ठीक है भाई। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस हैंगिंग पॉइंट, कितना बोलोगे? L प्लस आर। एल मत बोलना बस, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है पहले ये देखिएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि ये देखो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या काम किया, ये इक्विलिब्रियम लाइन इधर थी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, थोड़ा ज्यादा ही करूंगा फिलहाल अभी। अगर आप इसका जनरल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा अगर आप इसका जनरल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसका मास आप m कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या ये L की लेंथ की थ्रेड, R का रेडियस और यहाँ पे जो हमारा फोर्स आएगा, क्या आप जानते हैं mg साइन थीटा आएगा। देखिए मैंने कोई एपीडी नहीं बनाई, डायरेक्ट लिखा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सबको नहीं आ रही? आ गई पक्का? भाई इधर हो जाएगा, नीचे mg होता है, ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा से हमको मतलब नहीं है, बिकॉज अगर आप mg cos थीटा ऐसे दिखा भी देते हो तो इस mg cos थीटा का इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट मतलब पॉइंट O के अबाउट टॉर्क में कोई योगदान नहीं रहेगा, बिकॉज mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन आप ध्यान दीजिए इसी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं, समझ गए? mg sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। तो अगर आप बात करते हो टॉर्क की तो वो देगा mg sin थीटा और मिलेगा तुमको mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L प्लस आर, बिकॉज mg sin थीटा इज नॉर्मली टू दिस लेंथ। सही है? पक्की बात। लिख दूं मैं टॉर्क की वैल्यू? तो जो हमारा टॉर्क आएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L प्लस आर। ये सही है। आपको मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि इस यूनिवर्स का कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस अगर आप कंसीडर करते हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है ना? तो ये थीटा भी तो बहुत शॉर्ट होगा, बोलिए। थीटा वेरी स्मॉल होगा ना, तो हम लिखेंगे फॉर स्मॉल थीटा sin theta approximately equal to theta mg into theta L plus r क्या ये लिखोगे?
बोलिए। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई इंटू अल्फा। आई क्या होगा, आई ओ। आई ओ मतलब आई नॉट बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये लिखोगे, पक्की बात। चलिए एक काम और किया जाता है यहाँ। आई नॉट क्या है बताएंगे? आई नॉट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका है? बॉब नहीं है, इसको आप डिस्क मानोगे, स्फीयर मानते हैं। जिसका अरे 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 लाइन के बाहर जाएगा भाई। ये क्या दिख रहा है? स्फीयर दिख रहा था। और इसका जो ICM होगा 2/5 mr² लेना है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डाला है 2/5 mr²। आप एक बात बताइए, अगर O के अबाउट निकालते हो तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे? तो 2/5 mr² प्लस m टाइम्स l प्लस r का स्क्वायर लिखोगे, कर दें तो दिस इज 2/5 mr²। अरे छोड़ो, एक काम करते हैं, आई नॉट के फॉर्म में चलते हैं। स्पेसिफिक इसलिए नहीं करूंगा कि कभी स्फीयर हटा के डिस्क लगा दिया तो, मेरी बात समझ गए? स्पेसिफिक नहीं करूंगा, बॉडी के हिसाब से फाइनल वैल्यूज बाद में लेकर आते हैं। तो अभी अल्फा क्या आता है, mg l प्लस आर अपॉन आई नॉट इंटू, क्या मैं माइनस थीटा लिख दूं? माइनस थीटा क्यों? बिकॉज दिस इज रीस्टोरिंग। क्यों? थीटा आप देखिए, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इस टॉर्क की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। बेसिकली दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मैं यहाँ पे जब माइनस लगा है ना, तो मैं यहाँ पे एक स्टार डाल देता हूँ। स्टार मतलब समझते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड वैड देखते हो तो स्टार लगा होता मतलब कंडीशन अप्लाई। और वो कंडीशन क्या है? बिकॉज दिस इज रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ जब आप रिलेशनशिप तैयार करोगे तो इट विल बी माइनस थीटा। क्या बात क्लियर है पक्के से? कोई दिक्कत? अब जरा चर्चा करते हैं और आगे की। अल्फा तैयार हो गया है, ओमेगा स्क्वायर आपको दिखने लगा होगा जो कांस्टेंट होता है, तो टाइम पीरियड भी आपको दिखने लगा होगा। पहले इसको लिख लीजिए, पहले यहां तक काम कर लीजिए। हो गया? टाइम पीरियड तो आप लिख ही लो, मेरा काम तो ओमेगा तक निकालना है सिर्फ, बट मैं टाइम पीरियड इधर लिखूंगा, मजा नहीं आएगा उसके बिना। यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले।
हाँ हो गया, हो गया। और आगे की कहानी देखते हैं। अभी ये मैं ये वाला फिगर इरेज कर रहा हूँ। जरा बात समझिएगा। रंगों में परिवर्तन जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तो मैंने रंगों में परिवर्तन किया और अब मैं लिख रहा हूं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2 पाई। आपको अगर सर लिखने की जरूरत क्या है, बहुत बड़ी जरूरत है, देखना अभी दिखाता हूं। आई नॉट अपॉन एम जी एल प्लस आर, क्लियर है? एम जी एल प्लस आर, राइट। एल प्लस आर कौन सी डिस्टेंस है? एल प्लस आर भाई साहब वो डिस्टेंस है जो सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक आपको लेकर आती है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को डी नाम दे देता हूं, समझते रहना, बहुत सही चीज निकल के आएगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को डी नाम देता हूं, डी दिख रहा है भाई हरा वाला। अगर मैं इस डिस्टेंस को डी नाम देता हूं तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? मुझे यहां लिखना चाहिए t is equal to 2 pi under root of I naught divided by mg into d। क्यों बताया? इसकी एक वजह है, पहले ये समझ गए। अब अगर इसी केस का आपको I naught लिखना हो, I naught मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट पॉइंट O, तो आप लिखोगे 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, ठीक है ना? पक्की बात? अच्छा, इतना भी जरा कर। अब ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट दिस इज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहोगे सर इतना ही तो किया, खाली एल प्लस आर को डी लिख दिया आपने। हाँ, ये डी है जो सस्पेंशन पॉइंट से आपको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास तक लेकर आ रहा है, बस ये याद रखना। डी क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट। हो गया? पक्का? क्लियर है? अब मैं इधर वाले सिस्टम को इरेज करता हूं, मैं इधर वाले सिस्टम को इरेज करता हूं। सबसे पहला केस, फिर से रंगों में परिवर्तन किया जाए। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जिसकी लंबाई है L, जिसका मास है m, समझ गए? और ये रॉड इस तरह से एंगुलर ऐसे चल कर रही है, ऐसे टुक 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 ऐसे, समझ गया ना यार तुम? कुछ मिला के ये रॉड है ना, ये ऐसे चल रही, टुक 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 टुक, समझ गए? इसका टाइम पीरियड कैसे आएगा? सस्पेंशन पॉइंट कहाँ है? सेंटर ऑफ मास कहाँ है? L/2। डी की वैल्यू क्या हो गई? L/2।
आई नॉट सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है दीदी? आज तो तुम मेरे एक हाथ के गए हैं, नहीं आता है, भूल गई तुम, याद नहीं आ रहा? हिंट दूं? ml स्क्वायर बाय 2, हाँ 3 ml स्क्वायर बाय 3, ठीक? तो आई नॉट कितना? ml स्क्वायर बाय 3, डी कितना? L बाय 2। जरा टाइम पीरियड आप मुझे स्वयं लिख के बताएंगे भाई? ये O पॉइंट हो गया मान लो, तो IO कितना? ml स्क्वायर बाय 3, डी कितना भाई? L बाय 2। तो कृपया आप लोग मेरे को टाइम पीरियड साफ और सुथरा लिख के बताएं। जो कट रहा है काट देना, जो पीट रहा है पीट देना। टू पाई अंडर रूट ये आ रहा है, सबका आ रहा है। दूसरा केस दें। अब ये रॉड की जगह देखो कितने काम का है तुम्हारे, इसकी अहमियत तुमको दिखा दो। फिर से जीवन एक लेकिन रंग अनेक, बदल गया रंग। कोई कड़ा पहने हैं? अरे कोई कड़ा पहने हैं? है कोई? कोई नहीं। तुम ऐसे एज्यूम करो, कड़ा पहनते हैं क्या? जरा दीजिए एक सेकंड के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? बस एक सेकंड लेके जाइए। देखिए, धन्यवाद। ये रिंग है, ये आ गई, सस्पेंशन पॉइंट देख लिया। अब इसका सिस्टम कैसा है? टिक 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 टिक, समझ गए ना? ये समझ गए? इसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ, ये लिखा हुआ इसके हिसाब से। थैंक यू। कृपया जल्दी करें। कृपया जल्दी करें। 2 बाय अंडर रूट R बाय G। T आता है 2 पाई अंडर रूट R बाय G। 2 पाई अंडर रूट ऑफ R बाय G। क्या वो नहीं आ रहा भाई? अमर बाबू ने बोला, मैंने लिख दिया है। भाई हमको ना बताओ, तुम फाइनल आंसर बताओ। वो तो मुझे पता है कि रिंग है तो इसका mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। अबे गुप्ता तुम क्या बोले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बाबू रिंग है। अरे अबे रिंग दिखा भी दी थी क्या? 2R बाई G। अमर बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? हाँ भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2R बाई G यार है। तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, अमर बाबू। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसी जगह अगर रिंग कर दे, अरे सॉरी, इसी जगह अगर डिस कर दे तो
आर स्क्वायर बाय 2 मतलब वहाँ अभी इसकी जगह क्या कर दो, R/2 DISC दिस, ये हो गई पूरी। कितना होगा, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर 3mr स्क्वायर 3r बाय 2g हो रहा है, सबका आ रहा है, देख ले भाई, 3r बाय 2g। तुम्हारे डायलॉग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो नाम सेम हो जाएगा, दिक्कत ये है। अमर बाबू जो आया था, राजेश खन्ना का नाम होता था पुरानी पिक्चर में, देखना कभी। हाँ भाई, क्लियर है पक्के से, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और केस सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इस स्फीयर की जगह अगर मैं पॉइंट मास सस्पेंड कर दूं, इस स्फीयर की जगह, पहले मुझे बताओ, अगर इस स्फीयर की जगह मैं एक पॉइंट मास सस्पेंड कर दूं, तो ये सिकुड़ के पहले छोटा हो जाएगा, ये गोला एक गोली में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बॉडी सिंपल पेंडुलम में नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो अगर मैं इसको पॉइंट मास से कन्वर्ट कर दूं, m जिसकी वैल्यू हो, रेडियस कितना निकलेगा उसका? 0। ये रेडियस 0 हो जाएगा। हाँ, तो आप मेरे को बताओगे, if मतलब ये केस दे रहा हूँ, द बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट मास m, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 बाय L बाय G। सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अभी देखो कैसे बनेगा, तुम यहाँ से निकाल सकते हो। If the body is replaced by a point mass, if the body is replaced by a point mass, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू m, ठीक है भाई। तो पॉइंट मास का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर हो जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी। दैट इज r इक्वल टू 0। तो I नॉट कितना हो जाएगा बताना? ml स्क्वायर। d कितना हो जाएगा? d l ही होगा, d भी, क्योंकि भाई छोटी सी गोली चिपक गई नीचे आके, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो गोली पे ही होगा, तो सस्पेंशन पॉइंट से l की तो दूरी मिली। बोलो, तो 2 चेंजेस आ गए। अब टाइम पीरियड बताना है कितना आएगा, जरा सॉल्व करके, सबको पता है L बाय, सारी बॉडी कवर होंगी, सारी जितनी सस्पेंशन वाली, इस फॉर्मूले से। आप देख रहे हैं इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, देख रहे हो, उसको मत भूलना भाई। समझ गए? क्लियर है? पक्की बात? बता कर रहा हूँ, इसलिए अब नहीं पढ़ाऊंगा क्लास। टाइम हो गया है क्या? नहीं हुआ हो चाहे ना हुआ, आज यहाँ तक रोक रहा हूँ। अगली क्लास फिर कह रहा हूँ मिस मत करना, अगली क्लास फिर बोल रहा हूँ मिस मत करना कोई भी, ठीक है? चलो जाओ।